जय हिंद। मैं कर्नल संजय पांडे। अग्निवीर, अग्नि लगी हुई है, बातचीत की अग्नि, हमारे विचारों की अग्नि, टीवी के ऊपर डिबेट्स चल रहे हैं। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर, अग्निवीर, अग्निवीर। कोई तथ्य जानने की जरूरत नहीं है। बहती गंगा है, हाथ धो लीजिए। जो आपका अपना पर्सनल एजेंडा है, उस एजेंडा को इस बहती गंगा में आप निकाल दीजिए। कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलेंगे, उनके सिवा बाकी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, और हर आदमी जानना चाहता है कि अग्निवीर क्या है। हमारी एक आदत है इंडिया में, जैसे ही कोई टॉपिक उछलता है मीडिया में, हम उसके बाद 15 दिन उस टॉपिक का कद्दूकस कर देते हैं, पर आपको 15 दिन के बाद भी कभी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या था, है क्या। इतने सालों से ओआरओपी चल रहा है, सबको पता है कुछ है। आज भी आप इंक्लूडिंग फौजियों को आप रास्ते पे खड़ा करके पूछ लीजिए कि ये एग्जैक्टली मुद्दा क्या था। शोर इसके ऊपर इतना हुआ है, पर जानता कोई भी नहीं है कुछ। उसी तरह से अग्निवीर, अगर हमें बैकग्राउंड पता नहीं हो, अगर हमें तथ्य पता नहीं हो, तो क्या हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं? ट्विटर के ऊपर कई लोग, नहीं सर आपका क्या विचार है अग्निवीर के ऊपर? मेरा कहना बहुत सिंपल है, मेरा कोई विचार नहीं है। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार ने एक उनका डिसीजन लिया, उस डिसीजन को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, अग्निवीर स्कीम अनाउंस की। इसके अंदर किसको सहभागी बनाया, नहीं बनाया, पूरा सोच विचार करने के बाद सरकार ने जो कार्रवाई की है वो की है, वो उसका हक है। आपका और मेरा हक है कि प्रोटेस्ट करना, मुद्दे उठाना, और ये स्कीम ठीक है या नहीं उसके बारे में आप बातचीत करें। पर आप ये बताइए मुझे, अगर आपको तथ्य पूरे मालूम हैं तो फिर आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। मुझे किसने हक दिया है कि मैं मेरा ओपिनियन, मेरा मत इस तरह से मैं उसे गढ़ूं कि मैं कूट कूट कर आपके दिमाग में भरूं? मेरा ये एटीट्यूड नहीं है। मेरा एटीट्यूड है तथ्य के बारे में बात करना। ना मैं प्रो आर्मी बात करके ढाल लेके आर्मी के सामने खड़ा हो जाता हूं, ना मैं ढाल लेके पॉलिटिकल क्लास के सामने खड़ा होता हूं, ना गवर्नमेंट के सामने, ना किसी के सामने। मैं केवल खड़ा होता हूं इंडिया के सामने। जिस दिन इन सब में से कोई भी इंडिया से ज़्यादा बड़ा बन गया, तब उनकी बात मानने लगूंगा। जब तक नहीं होता है तब तक मैं केवल इंडिया के लिए बात करूंगा, और इंडिया को मैं मेरा ओपिनियन दूंगा जिसमें तथ्य के सिवा कुछ नहीं होगा। आप अपना मत बनाएं। यहां से चलो शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि अग्निवीर क्या है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, और उसकी वजह है, सबसे पहले आज आर्म्ड फोर्सेस और सबसे बड़ी चूंकि सेना है, सेना के अंदर आज या पहले किस तरह की स्थिति थी उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा रिक्रूटमेंट, जो मार्च 2020 यानी जब पहला लॉकडाउन लगा था तब तक क्या सिस्टम था। 2020 से लेके हाल तक, अभी तक, इन सालों में जब लॉकडाउन्स चल रहे थे उस समय क्या हुआ उसकी बात करूंगा। सबसे आखिर में बात करूंगा अग्निवीर की। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस का, और इनके जो एक्सपर्ट्स टीवी के ऊपर आके जो अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं, उससे एक ऐसा माहौल, एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसी विचारधारा तैयार हो रही है
कि सरकार ने जो काम किया है उससे पूरी इंडियन आर्मी का फैब्रिक फट जाएगा और पूरी इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, इस तरह के मुद्दे उठा कौन रहा है? आप सोचिए, कभी भी कोई चीज अनाउंस होती है, किसी चीज का ऐलान होता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिसको होती है वो रस्तों पे आता है। जीएसटी का जिस समय अनाउंस हुआ था तो व्यापारी आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। क्या कॉमन आदमी जो अपने घरों में रहता है व्यापारियों के सपोर्ट में आया? उसे पता ही नहीं है। उसी तरह से आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के नाम पे पूरे आर्म्ड फोर्सेस को, इनके सारे सेवानिवृत्त लोगों को एक गट्ठे में डाल के ये सोचना कि इन सब का मत एक है, ये गलत है। अग्निवीर से सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई है वो पता करना बहुत जरूरी है। और आप अगर देखेंगे, आप रिसर्च थोड़ा डीप करेंगे तो आप मेरी बात के अंदर सच्चाई पाएंगे कि मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पूरी इंडियन आर्मी को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। आज की सच्चाई यह है, अग्निवीर अनाउंस होके इंप्लीमेंट होने का सरकार ने ऐलान कर दिया है और उसकी चिट्ठियां निकाल दी है। मैं नहीं देखता कि इसके अंदर कोई बदली होने वाली है, और बदली हो भी क्यों, सरकार ने जो कुछ किया है सोच के किया है। तो आइए सबसे पहले मैं जो एक बहुत बड़े इंडियन आर्मी के फैब्रिक की बात हो रही है ना, उस फैब्रिक की बात करते हैं। क्या फैब्रिक है ये? ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिट ने जो फैब्रिक बनाया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो फैब्रिक बनाया था, वो आज तक बरकरार है। ब्रिटिशर्स ने मार्शल रेस नाम का एक वर्ड तैयार कर दिया कि ये लड़ाकू कास्ट है, ये पूरी की पूरी रेस लड़ाकू है, तो इनकी यूनिटें अलग, कास्ट वाइज अलग। और ये उन दिनों की बात है जब पूरा भारत टूटा हुआ था, और जिस समय एक प्रांत में हो तो दूसरे प्रांत की इन्फेंट्री बटालियंस को लाके वहां लगा दीजिए। उस प्रांत में हो तो सिख है तो उसके अगेंस्ट नेपालियों को लगा दीजिए, गोरखों को लगा दीजिए, मराठा है तो उसके अगेंस्ट किसी को लगा दीजिए। पूरी हिस्ट्री 47 तक केवल यही थी। यही सारी की सारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक दूसरे के खिलाफ डिप्लॉय होती थी। इन्होंने ये हमें ही दबाने के लिए इस्तेमाल किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने तक पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक जत्था बना के लाखों में लोग बाहर भेज दिए, लाखों उसके अंदर मर गए। वापस आने के बाद में सबके नाम भी लिख दिया आपने इंडिया गेट के ऊपर। हाल तक हम लोग वहीं पर जाके सलूट किया करते थे। कोई कह नहीं सकता कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वही हमने बरकरार रखी है। ये हम कौन है आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी पूरी की पूरी वैसे नहीं बनी हुई है। मैं आपको थोड़ा ढांचा समझाता हूं इंडियन आर्मी का। इन्फेंट्री की तकरीबन 20 अलग अलग रेजिमेंट है, जिसका आपने नाम सुना होगा। बिहार, राजपूत, पंजाब, सिख, महार, सिख लाइट इन्फेंट्री, मराठा लाइट इन्फेंट्री, गोरखा, इस तरह के कुल मिला के कुमाऊं, गढ़वाल, नागा, इस तरह की तकरीबन 20 के करीब रेजिमेंट्स हैं। इन्हें रेजिमेंट कहा जाता है। हर रेजिमेंट के अंदर 15 से 20 बटालियन है। एक बटालियन मतलब तकरीबन 1000 की नफरी। तो ये एक ग्रुप हो गया। इनकी जो बनावट है पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ की है। इसमें केवल एक एक्सेप्शन है। एक इन्फेंट्री की रेजिमेंट 47 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। और पूरा इतिहास इंडियन आर्मी के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का अगर आप चेक कर लें, आज मेरे को आज अपनी एकेडमी छोड़े हुए 41 साल हो गए। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स सबसे पहली चॉइस रहती थी कैडेट्स की कि हमें केवल और केवल गार्ड्स में ही जाना है। आज तक वही हाल है। गार्ड्स का ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गार्ड्स बनी थी 47 के बाद। इसका मतलब है कि 47 के बाद इन्फेंट्री बटालियंस जो बनी हैं
वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। तो फिर ये बवाल क्या है? ये बवाल है कि प्योर यूनिट, यानी गढ़वाल बोला जाए तो सारे गढ़वाली लोग एक इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर अलग अलग बटालियनों में बटे हैं। सिख अलग अलग बटालियनों में बने, गोरखा अलग अलग बटालियनों में बने, मराठा, इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग पूरे करके रखे हैं। इसके अंदर कास्ट वाली यूनिट्स भी हैं। महा रेजिमेंट, नामी महा रेजिमेंट है। सिख लाइट इन्फेंट्री के अंदर अलग तरह की कास्ट है। ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है ये गलत है, इंडिया कास्ट में बिलीव नहीं करता, तो ये सारी कास्ट बेस्ड यूनिट निकलनी चाहिए और इसके जगह ऑल इंडिया क्लास आना चाहिए। गार्ड्स जो मैंने आपको बताया वो ऑल इंडिया क्लास है, यानी पूरे इंडिया के कहीं के भी लोग एक ही बटालियन के अंदर है। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बटालियन अगर कहा जाए, रेजिमेंट अगर कहा जाए, तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। थोड़ा आगे चलते हैं, आर्मर्ड यानी टैक्स। तकरीबन 80-85 तक 20-25-40 इनकी यूनिटें थी, जो बढ़ के अभी 80 से 100 हो गई हैं। जितनी नई यूनिट्स बनी है 100% ऑल इंडिया क्लास पे बनी है। मतलब इसके अंदर कोई स्टेट कास्ट ये वो सिस्टम नहीं है, सारी ऑल इंडिया। कहीं का भी आदमी रिक्रूटमेंट सेंटर में जाता है, ट्रेनिंग हो, किसी भी बटालियन में चला जाता है। पर जो 25-30 इनकी पहले की थी उनको वैसे ही बरकरार रखा गया, उनको प्योर रखा गया। आप आर्टिलरी में आइए, 250-300 जितनी भी यूनिटें हैं इनकी, 25% के करीब प्योर हैं। डोगरा, सिख, साउथ इंडियन, पंडित, अलग अलग तरह से। बची हुई 75% सब ऑल इंडिया क्लास है। एयर डिफेंस वही हाल है, इंजीनियर्स सेम, सब में कुछ प्योर है, बची हुई सारी की सारी मिक्स। यानी इंडियन आर्मी अगर आप आज देखें तो 30-25% के करीब प्योर चल रही हैं, बाकी सारी की सारी ऑल इंडिया क्लास चल रही हैं। तो क्या इंडियन आर्मी बेकार हो गई? क्या आप कहेंगे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बेकार है? क्या आप कहेंगे आर्टिलरी बेकार है? क्या आप कहेंगे आर्मर्ड बेकार है? आप नहीं कहेंगे। कारगिल के अंदर हर यूनिट ने अपना दम दिखाया हुआ है। इंडियन आर्मी जैसे सुप्रीम फाइनेस्ट आर्मी दुनिया में नहीं है कहीं। इसका जो फैब्रिक खराब किया है हमने खुद इंटरनली खराब किया है। प्योर यूनिट्स के नाम के ऊपर जो एक कंट्रोल इतनी सी यूनिटों ने पूरे इंडियन आर्मी के ऊपर रखा है, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। ये इंटरनल चीजें हैं। ये इंटरनल चीजें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन्हीं के अधिकारी ऊपर आते हैं और वो इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस सिस्टम को। ये बातें डिबेट्स में क्यों नहीं बताई जाती हैं? आप क्यों खुली तौर से बात नहीं करते कि ये भारतीय सेना भारत की है, भारत के सिटीजन्स की है और हमें भी जवाबदेही करनी है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी चलाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। 1992 में, आज से तकरीबन 30 साल पहले, राष्ट्रीय राइफल्स नाम के यूनिट्स रेज होना शुरू हुई। पहले बताया गया कि इनको इन्फेंट्री की यूनिट्स इनको मैन पावर देंगी। बहुत जल्द देखा गया कि इन्फेंट्री के अंदर उतनी ताकत ही नहीं थी, उतनी मैन पावर नहीं थी कि राष्ट्रीय राइफल बटालियंस को सपोर्ट कर सके। और राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन जो इनिशियली 24-30 के करीब बनी थी, वो बढ़ते बढ़ते 70-80-100 तक पहुंच गई हैं। तो इनको मैन पावर कौन देगा? थोड़े ही सालों में, 5-7 सालों के अंदर ही 50% के करीब इन्फेंट्री, बचा हुआ 50% सारे आर्म से, आर्टिलरी से, आर्मर्ड से, एयर डिफेंस से, इंजीनियर से, इन लोगों के सब उसके अंदर आने लग गए ऑल इंडिया क्लास। तो एक यूनिट के अंदर 50% एक तरह के और 50% ऑल इंडिया क्लास से सारे मिक्स हो गए, तो तकरीबन एक ऑल इंडिया क्लास का माहौल तैयार हो गया। आप राष्ट्रीय राइफल्स को कहेंगे बेकार यूनिट्स है। सबसे शानदार अगर किसी ने आज अगर अपना कैपेबिलिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है वैली के अंदर इंसर्जेंसी कंट्रोल करने में, और इन्हीं आरआर बटालियंस के भरोसे जिन लोगों ने बहुत तगड़े एसीआर लेके अपने प्रमोशंस आगे करते रहे हैं, आज आप क्या कहेंगे वही आरआर बटालियंस बेकार है? वो तो ऑल इंडिया क्लास है।
इतना आप याद रखिए, इंडियन आदमी, भारतीय सेना में जो आदमी आता है वो भारत के लिए आता है, भारत के लिए लड़ता है, भारत के लिए जान दे देता है। दो बार नहीं सोचता वो कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं पंजाब से हूं, इसलिए मुझे अपनी शूरवीरता दिखानी है। ऐसा नहीं है। वो इसलिए करता है कि मैं साथ में एक यूनिट में हूं, कंधे से कंधा दूसरे भारतीय के साथ मैं लड़ रहा हूं इस देश के लिए। जिस तरह से वन इंडिया की हम बात करते हैं, आर्मी को अगर आपको वन इंडिया बनाना है, इसे पूरा आपको मिक्स क्लास बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये एकदम मुट्ठी भर जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, जो प्योर हैं और जो पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की हैं, ये अपना होल्ड नहीं छोड़ेंगी, तब तक ये नहीं होगा। इंडियन आर्मी को आज इंटरनली देखना बहुत जरूरी है, बजाय इसके की चिंता करें कि अग्निवीर क्या है। मैं आपको खुद मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरी नौकरी प्योर डोगरा यूनिट की है। उसके बाद मैंने प्योर साउथ इंडियन यूनिट देखी है, जिसके अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आज तेलंगाना भी, केरल, इन सबके जवान थे। उसके बाद मैंने एक ऐसी यूनिट देखी है जो मिक्स थी, पर उसके पहले प्योर अहीर, प्योर सिख और प्योर साउथ इंडियन, ये तीन उसके अलग अलग भाग थे जो मिक्स हो गए बाद में। मैंने राष्ट्रीय राइफल्स में नौकरी की है, जहां पर एक बिहार बैक्ड यूनिट, एक गार्ड्स की और एक सिख की थी, जिसकी 50-50% जो नफरी थी, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जवान हो, ये सारे बाकी इंडियन आर्मी से आए थे। बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन इन यूनिट्स ने किया हुआ। ये एक भारतीय है जो लड़ रहा है, एक इंडियन लड़ रहा है, इंडिया के लिए लड़ रहा है, इंडियन आर्मी की शान रखने के लिए लड़ रहा है। वो कास्ट के लिए नहीं लड़ता, वो स्टेट के लिए नहीं लड़ता, वो अपने गांव के लिए नहीं लड़ता, मुखिया के लिए नहीं लड़ता। आज अगर इज्जत है भारत की, झंडा है भारत का। आज 70% से ज्यादा इंडियन आर्मी मिक्स है और बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। ये जो तथ्य है, ये आपको क्यों कोई बताता नहीं है। इस तरह का इंटरनल सिस्टम होने के बाद अपने आप, अभी आप जाके टीवी देखें, आपको अपने आप पता चलेगा कि ये डिबेट का लाइन इस तरफ क्यों जा रहा है। ये है जो हिडन एजेंडा, जो सेवानिवृत्त लोग अपने अपने करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये जो होल्ड है, ये होल्ड छूटना नहीं चाहिए। छोटे छोटे कुछ सुझाव जो सेना के लिए इंटरनली करने के लिए मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप पूरी की पूरी सेना को, इन्फेंट्री को आप ऑल इंडिया क्लास बनाइए। बहुत आसान तरीका है। 20 रेजिमेंट्स हैं आपके पास, हर साल केवल आप हर रेजिमेंट से केवल एक बटालियन लीजिए, इन सारी बटालियनों को इकट्ठा कीजिए, इन सब का ट्रेनिंग सेंटर दे दीजिए, इनको एक नाम दीजिए अलग और इनको मिक्स कर दीजिए, अपने आप ऑल इंडिया क्लास बन गया। एक साल में केवल एक। आप 20 साल का प्लान बनाइए, ना आपकी इंडियन आर्मी कमजोर होती है और आप पूरे के पूरे इंडिजनाइज हो जाएंगे। दूसरा, ये जो कर्नल कमांडेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसको आज एबॉलिश करना जरूरी है। सबसे बड़ा अगर आज इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल है तो ये इंस्टीट्यूशन है, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। तीसरी चीज, प्रोजेक्ट बना के सोच के कहीं पर कास्ट रिफ्लेक्ट हो ऐसा कोई ना नाम होना चाहिए और ना ही ग्राउंड के ऊपर उस तरह की कृति होनी चाहिए। यानी आप वो सारा का सारा मिक्स कीजिए। ये जो एक भ्रम है कि ये करने से हम लड़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप केवल ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ बात कर रहे हैं। आप भारतीय की तरफ बात कीजिए, इन सबको मिलाइए। मिलाना आपका काम है। और अगर ऑफिसर इन सबको मिलाकर एक साथ एक यूनिट नहीं बना सकता है, उस ऑफिसर की कोई भी किसी तरह की लायकी नहीं है कि फौज में रहे, छोड़ के जा सकता है। ये पॉसिबल है,
आराम से, ना नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ना कुछ होता है, और आप 20 साल के अंदर ऑल इंडिया क्लास बन जाते हैं। हर साल हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में से केवल एक बटालियन लीजिए, 20 बटालियनों को इकट्ठा कर दीजिए, नाम दे दीजिए उसका, ब्रिगेड ऑफ पहला गार्ड्स था, कुछ और दे दीजिए, वही शान रखिए, हर कोई चीज़ बदली मत कीजिए, ऑल इंडिया क्लास बनाइए। एक और चीज़ जो बहुत चुभेगी जब मैं बात करता हूँ, वेटरन्स यानी सेवानिवृत्त लोगों का यूनिटों के साथ जो पूरे उनके मरने तक का संबंध रहता है, ये संबंध तोड़ने का टाइम आ गया है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सेवानिवृत्त आदमी की वापस यूनिटों में रेजिंग डे रीयूनियन में जाके वहाँ पर 3-4 दिन पूरा पार्टीज चल रही है, मुलाकात चल रही है, जवानों के साथ मुलाकात चल रही है। आजकल वैल्यू एडिशन का वक्त चल रहा है। अगर आपके प्रेजेंस से कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, कोई जगह नहीं है। मैं खुद आज आपको मेरे वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी यूनिटों से इतना प्यार किया हुआ है जिनके अंदर मैंने नौकरी की है, आज भी इतना करता हूँ। आज 16 साल हो गए, किसी जवान के साथ मेरा संबंध नहीं टूटा है। उनको उनके गाँव में जाके मिलता हूँ, अपनी विधवाओं को गाँव में जाके मिलता हूँ। मैं साउथ तक चला गया हूँ अपने यूनिट के लोगों को मिलने के लिए। पर आज तक मैंने, जिस दिन से मैंने अपनी यूनिट कमांड की थी बटालिक में, और उसकी कमांड मैंने छोड़ी है, जो कि नवंबर 2005 में था, आज 22 हो गई है, मैंने मेरे यूनिट के अंदर पैर नहीं रखा हुआ। गुस्से की वजह से नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो यूनिट है मेरी, और इतने साल जो यूनिट चली है, बहुत काबिल लोगों के हाथ में थी, और यूनिट ने इतना शानदार प्रदर्शन किया हुआ है, उसके बाद इतना शानदार प्रदर्शन किया हुआ है, तो उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। अभी के जितने ऑफिसर हैं बहुत ज़्यादा काबिल हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये जो एक सेवानिवृत्त और यूनिट का एक हम लोग जंजाल के अंदर फंसा के रखा हुआ है, ये काटना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इंटरनली आप अभी देख रहे हैं, ये पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर्मी पहले ये कर ले। और ये पूरा मेरा आज की बातचीत चल रही है अग्निवीर के ऊपर। तो आप कहेंगे कि इस सब का संबंध क्या है? इस सब का संबंध केवल एक है कि जितना हमने बवाल मचा रखा है, सेवानिवृत्त लोगों ने बवाल मचा के रखा हुआ है कि एकदम पूरा आओ फौज को बचाएं, फौज के ऊपर धोखा है, फौज बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। फौज अपनी जगह पे रहेगी। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है। ये गिने चुने लोग जो शोर कर रहे हैं टीवी के ऊपर, इनको चुप कराना जरूरी है। इसीलिए ये सारे तथ्य मैंने दे दिए। ये तथ्य को कोई भी आदमी जाके काट के देखे। आगे चलते हैं। रिक्रूटमेंट और डिस्चार्ज 2020 मार्च तक कैसे चलता था? जो रूटीन चल रहा था, ये वही रूटीन चल रहा था जो मैंने 1981 में जब फौज में पहली बार आया था तब मैंने देखा था। सेम वही अनाउंसमेंट होगा, सेंटर्स के अंदर रिक्रूटमेंट होगा, स्ट्रिक्ट होते गए, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते गए। पहले करप्शन बहुत ज़्यादा था, करप्शन को कट किया, उसके बाद मतलब बहुत बदली अपनी तरफ से इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा की है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। उसके अंदर भी एक छोटा सा एक लेकुना था कि अगर आपका कोई ना कोई फौज के अंदर पहले था तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और वो प्रेफरेंस की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई थी। ये पहला पॉइंट है जहां पर काबिलियत मार खाती थी। मतलब अगर मेरे पिताजी अगर फौज में थे तो, और मैं मेरे साथी कैंडिडेट से मेरिट में नीचे हूं, तो मुझे मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। हमने सबसे पहले मेरिट को वहीं मार दिया। पर जो भी है, ये रिक्रूटमेंट चलता था, सेंटर्स के अंदर ट्रेनिंग होती थी। ये पूरे इंडिया में सेंटर्स फैले हुए हैं, हर रेजिमेंट के अपने अपने सेंटर्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 40-45 सेंटर्स। और जिस समय उसकी नौकरी ख़त्म होने को आती थी, उसके 1 महीना पहले जवान को जहाँ पर भी वो इंडिया में हो, उसे वापस सेंटर में भेज दिया जाता था। वहाँ पर जाके वो अपने कागज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करके सेंटर से डिस्चार्ज होकर घर जाता था। ये थी 2020 तक की ड्रिल। उसके बाद क्या हुआ? कोविड तो कोई नहीं जानता था आएगा, कोविड आ गया। उसके वजह से क्या हो गया? ट्रैवल बंद, ये बंद, वो बंद, पर लोगों की नौकरियां तो खत्म हो रही हैं।
यूनिट डिस्चार्ज शुरू हो गए, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो। जिस दिन उसका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट खत्म हो गया तो आर्मी हेडक्वार्टर से हुक्म निकल गए कि आप अभी इन लोगों को लोकल डिस्चार्ज दीजिए। तो जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी, जो कागज वगैरह उसे ठीक करने पड़ते थे सेंटर में जाके, वो सारे अभी यूनिट के अंदर जितने भी उसके कागज जिस भी हालत में उठा के 2 साल से एक दिन आज यूनिट के अंदर है, आज आखिरी दिन है, कल सवेरे सिविल कपड़े पहना के घर। उसके बाद उसके कागज, उसको पेंशन मिली नहीं मिली, उसको क्या तकलीफ हो रही है, कौन उसका निवारण करेगा, उसके ऊपर मतलब तकलीफें इतनी बढ़नी शुरू हो गई, पर इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मोटे तौर पे यही चल रहा था। 15 अगस्त 2021 को 10-15 पॉइंट मैंने जो सेक्रेटरी ESW को जाके दिए थे, जो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं, कि पूरा का पूरा इनका रिकॉर्ड आप सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर रखिए, इनको यूनिट से ही भेजिए। यूनिट में आप 6 महीने जाने से पहले इनके डॉक्यूमेंट ठीक करना शुरू कीजिए। हर चीज़ सर्वर के ऊपर रखिए। जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में जाए, जरूरी नहीं कि ये कहीं, आप इसको जिस समय यूनिट से जाता है पूरे आप डॉक्यूमेंट ठीक करके भेजिए। और यही सारा का सारा डेटा जैसे ही रिटायर हो जाता है आप सेक्रेटरी ESW के अंडर कर दीजिए, जो एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड को दे देगा। यानी सीमलेस तरीके से आप इस आदमी का पूरा पर्सनल डेटा आप ट्रांसपोर्ट करते रहें। उसके ऊपर काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैंने सुना है काम चल रहा है, जो भी है। तो यानी 2020 के बाद पूरी रिक्रूटमेंट एक तो रुक गई, और उसके बाद कंप्लीट पूरी तरह से जो ये सिस्टम था रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा ठप हो गया। उसके बाद जब भी रिक्रूटिंग खुली है, रिक्रूटमेंट खुला है, रिक्रूटमेंट हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, कैंडिडेट्स को इत्तला की गई है, और उन्हें बताया गया है कि आप केवल एक चिट्ठी की वेट करें, जब आपको बताया जाएगा कि इतने तारीख को आपने सेंटर में आना है। यानी ये सारे जो कार्रवाइयाँ हैं, ये 4 दिन पहले जिस समय माननीय रक्षा मंत्री जी ने अग्निवीर का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, वो जब अनाउंस कर रहे थे उस समय भी ये सारी चीज़ें तब तक चल रही थी। यानी इतना सारा यूथ जो अपनी जान लगा देता है, साल साल की, 2-2 साल की, खुद गांव में भाग भाग के ट्रेनिंग करता है कि किसी तरह से मैं पास हो जाऊं। ये सारे के सारे 2 साल का इनका जो रिक्रूटमेंट था, वो सारे के सारे रिक्रूट शॉर्टलिस्ट होके केवल एक चिट्ठी की वेट कर रहे थे कि हमें बस केवल ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। ये थी आज से 3 दिन पहले तक की बात। अभी आइए अग्निवीर 2022 के ऊपर। मेरे पास किसी तरह के कोई एक्सेस नहीं है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन। मैं केवल पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं और अपना ही एनालिसिस करता रहता हूं। मेरा एनालिसिस हो सकता है पूरा गलत हो, पर फिर भी अग्निवीर का एनालिसिस मैं आपको देता हूं। जिस तरह से ये सडन एक अनाउंसमेंट कर दी है कि ये बस अग्निवीर अभी लागू है, थोड़ा सा उसके पहले कुछ रूमर्स फैलना शुरू हुई और एक दिन सीधा आके अनाउंस कर दिया गया कि ये इम्प्लीमेंट किया है। इससे एक पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और बहुत सारा हेजिटेशन, दोनों चीज़ एक साथ था। तीनों चीफ, जो भी चीफ टीवी के ऊपर आए हैं, अनाउंस किया है, आप उनकी भाषा देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे एकदम साफ हो रहा था कि इनका दिल नहीं है कि ये बात क्या कर रहे हैं, ये अनाउंस क्या कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। लास्ट मिनट कुछ इनको मिला है और ये आगे गए। सीधा आपने अनाउंस कर दिया। सीधा अनाउंस करने का केवल एक मतलब है कि आप किसी को भी पता नहीं लगना देना चाहते थे कि आप अग्निवीर स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, या आपने पूरा डिसाइड कर लिया है। और उसके बाद में किस तरह की स्कीम होगी, उसके अंदर पूरे स्कीम के अंदर जो भी आपको लिखना था आपने लिख दिया। किसी तरह का कोई ट्रायल, 2 साल हो गए, रिक्रूटमेंट आपने ले लिया,
कि आप ट्रायल करें। आपके पास ट्रायल का वक्त था, आपके पास 2 साल थे, 2 साल में से 1 साल आपका पिछला अच्छा था, आपके पास सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, आप उन कैंडिडेट्स के साथ में इसको रोल करके आप डाल सकते थे। यानी करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर नहीं किया। पर साथ ही ये कहना कि ये करने से पूरी इंडियन आर्मी बर्बाद हो गई और बर्बाद हो जाएगी और आगे ये हो जाएगा, ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने भाग 1 में आपको पहले ही बता दिया। मेरा अपना ये मानना है कि ये अग्निवीर 1 महीने का काम नहीं है, अग्निवीर 2 सालों की मेहनत है। इसके अंदर रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, करती रही है। जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट, जिस तरह से आगे अनाउंसमेंट होती जा रही है, उससे मेरे को पूरी तरह से मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये 100% 2 सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है। और जो भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है, उनका किसी का इसमें सहभाग नहीं था। जो भी था, या तो वो सेवानिवृत्त लोग हैं जिनको साथ में लिया गया, उनके सिवा और किसी का नहीं था। ये मेरा अपना मानना है। ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी और हम एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ ना की जाए और हमें बिल्कुल ये ना की जाए, इस तरह से जो एक इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपना एक इमेज बना के रखी हुई है और जिस तरह से पॉलिटिशियंस को अपने से दूर रखते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ हजम नहीं हुई है। ये क्लैश है। सही गलत आप सोचें, पर यह क्लैश जरूर है कि पॉलिटिकल क्लास एग्जीक्यूटिव चाहता है कि वो कंट्रोल करे, आर्म फोर्सेस कहती हैं कि वो ऑटोनोमस है। और इसके अंदर जो इन ब्रीडिंग हुई है आर्म फोर्सेस के अंदर, इन ब्रीडिंग यानी जो नेपोटिज्म की मैं बात करता हूँ, चाहे वो लेन या रस्सी का नेपोटिज्म हो, चाहे वो रेजिमेंट का नेपोटिज्म हो, चाहे इन्फेंट्री का नेपोटिज्म हो, आर्मर्ड का नेपोटिज्म हो, या प्लेस टाइप कि ये एनडीए का है, यहाँ का, ये जो है, ये इनब्रीडिंग की वजह से लीडरशिप भी कमज़ोर है कि जो इनको फेस नहीं कर सकती। और ये भी चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम ब्रिटिश इंडियन आर्मी का है, तो ये ख़त्म होना ज़रूरी है, आर्मी इंडिजनाइज होनी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों के अंदर गलत कुछ भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और इसका बाद में किस तरह से उपयोग होगा, वो या दुरुपयोग होगा, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। आज के डेट में अगर आप देखेंगे, सीडीएस के सिलेक्शन के ऊपर सरकार ने पूरी तरह से अपना अंकुश लगा के कंट्रोल में ले लिया। तीनों चीफ किस तरह से अपॉइंट होंगे, कंट्रोल ले लिया है। अग्निवीर करके सबसे नीचे के लेवल का कंट्रोल ले लिया है। धीरे 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 करके जो भी इनका एक अपना विचार है वो इम्प्लीमेंट होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सरकार चुनी हुई है लोगों ने, उसे देश चलाने का हक है। नेशनल सिक्योरिटी का ठेका आर्म फोर्सेस ने लिया हुआ सबके पास है। देश सभी का उतना ही है जितना आपका और मेरा। सो ये सोच हमें बदलना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी हर आदमी की जिम्मेवारी है और सरकार की सबसे ज़्यादा। और आर्म्ड फोर्सेस सरकार के नीचे है, तो वो आर्म्ड फोर्सेस सरकार के इक्वल या ऊपर होकर बात नहीं कर सकते। अग्निवीर का आर्मी में इंटरनल क्या होने वाला है, एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया कि वो आपका अपना प्रॉब्लम है, आप देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर्मी का काम है, आर्मी यानी आर्म फोर्सेस का काम है आदेश का इम्प्लीमेंट करना। उन्होंने आदेश को इम्प्लीमेंट करना है, वो आदेश को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अग्निवीर 4 साल में आपका क्या फ़ायदा नुकसान होने वाला है, कैसे उसको एडजस्ट करना यूनिट में, अगर आपके अफसरों के अंदर दम है तो आप करेंगे उसे। आप चाहें या ना चाहें, आपको करना पड़ेगा और आप वो करें। सरकार का दूसरा कहना है, जो एकदम मैं ठीक से मानता हूं, 4 साल के बाद इस अग्निवीर का क्या होता है, ये आर्म्ड फोर्सेस का सिरदर्द नहीं है, ये सरकार का सिरदर्द है और सरकार उसे देखभाल कर लेगी। इसमें भी क्या गलत है? तो फिर हम लोग शोर क्यों कर रहे हैं? सेना के पास
जो हायरार्की के अंदर, सिक्योरिटी की हायरार्की के अंदर चीफ्स बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे, जहां पर उनका ओपिनियन ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर इंप्लीमेंट करने का काम केवल दिया है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है, इंप्लीमेंट कीजिए। 4 साल के बाद ये हर साल 1.5 लाख अग्निवीर बाहर आएगा। ये सीएपीएफ में जाए, ये स्टेट पुलिस में जाए, ये होमगार्ड में जाए, ये बेरोजगार होके रास्ते पे आ जाए, इसे कोई नौकरी ना मिले, ये मिलिशिया में चला जाए, या ये सारे के सारे ग्रुप बना के ये माफिया में चले जाए, ये किसी का हेडेक नहीं है सरकार का छोड़कर। सरकार के पास काफी लोग हैं सोचने के लिए कि इस चीज का किस तरह से निवारण करना है। तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम? आखिरी में आइए, अग्निवीर स्कीम के अंदर जितने सारे रूल दिए, जितने सारे उन लोगों ने बताई हुई चीजें कि ये हम करने वाले हैं, हमारी आदत है कि जैसे ही कोई स्कीम आई इतना ज्यादा उसके ऊपर डिबेट करो, इतना ज्यादा डिबेट करो कि आप जो मेन मुद्दा है उसे तो आप बगल में ही रख दो। मेन मुद्दा अग्निवीर नहीं है, मेन मुद्दा है आपके पिछले 2 सालों से क्या हुआ है, अगले 4 साल क्या होने वाला है, कि ये अगर किया है तो क्यों किया होगा, कि क्या हर चीज आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ठीक है या बहुत इंटरनली हमें इंप्रूव होने की जरूरत है। थोड़ा वो इंप्रूव करे, थोड़ा सरकार झुके, अपने आप सारी चीज ठीक होगी। पर आप अगर एक स्टैंड लेके रखें कि नहीं फौज एकदम खतरे में है और फौज बर्बाद हो गई, नहीं, मैं भी वेटरन हूं, मैं आप बता रहा हूं कि ना फौज बर्बाद होगी, ना हो रही है, और ना अग्निवीर से होगी। इसका तरीका कोई ना कोई निकलेगा, निकालना आपका काम है। जिस तरह से स्कीम इंप्लीमेंट अगर होगी, पूरे जोश के साथ किया जाए, ये ठीक निकलेगी। आपने सोच लिया है कि इसको फेल करना है तो आप फेल करेंगे ही करेंगे, आप मिसयूज करेंगे मैन पावर का। तो उकसाइए मत यूथ को। कोई कोई चीज जो सरकार से बहुत गलत हुई है, जिसके अंदर सबसे पहला है कि पिछले 1.5 साल से जो रिक्रूटमेंट आपने कर रखा है, जो चिट्ठियां दे रखी हैं, उस यूथ को आज आप ओवरनाइट नहीं बता सकते कि सब चिट्ठियां कैंसिल है। मेरा सुझाव यह है कि एज अ लास्ट रिसोर्ट, एक आखिरी कदम, उन सबको जिनको आपने दिया है उनको लेके उनकी ट्रेनिंग देके आर्मी के अंदर दे देना चाहिए, और साथ ही अग्निवीर के लोग भी उसी के साथ ट्रेनिंग देके आप निकालते रहिए। जैसे ही ये ट्रेनिंग लॉट निकल जाता है, आपका अग्निवीर जिस तरह से आप इंप्लीमेंट करना चाहें, सरकार की मर्जी है, वो करें। इसमें हर आदमी का सेटिस्फैक्शन है, कोई इसके अंदर गलत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिस यूथ ने इतनी मेहनत की है उनको उनका फल मिल जाएगा, अग्निवीर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।